हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द वन शॉट वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर क्लास 11th। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी के पैटर्न पर होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट जरूरी हैं उन सबको हम क्लियर वन बाय वन बड़ी शांति से करेंगे। दूसरी बात, हम वन शॉट वीडियो जो 11th की है उसमें अब 5th लेक्चर पर आ गए हैं और पीछे के जो वीडियोज हैं वो चाहो तो जाकर देख सकते हो, है ना। तो अगर नई एनसीईआरटी की बात की जाए तो पहले जो एनसीईआरटी होती थी उसके अंदर हमारी एपी और जीपी दोनों होती थी, है ना। अब सीक्वेंस और सीरीज के अंदर देखा होगा न्यू स्टूडेंट्स ने कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ गई, जीपी आ गई है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जीपी ही पढ़नी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास सिर्फ जीपी है, छोटा सा चैप्टर, और न्यू एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। तीन चीजें हैं उसके अंदर मेजरली। एक तो अपना हो गया nth टर्म ऑफ जीपी, फिर हो गया हमारा सम ऑफ जीपी, और फिर हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, और एक चीज मैंने ऐड की है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी हम कर रहे होंगे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज होती क्या है। चैप्टर का नाम तो सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। फिर जीपी के बारे में समझेंगे। जीपी के अंदर जैसे कि मैंने तीन कंसेप्ट बताए, एक तो nth टर्म का कंसेप्ट, एक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एक ज्योमेट्रिक मीन, और फिर इनफाइनाइट जीपी। और साथ साथ इनके हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी हमारे जरूरी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज होते क्या है। देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता क्या है, अगर इन जनरल बात करें तो सीक्वेंस का मतलब क्या होगा। सीक्वेंस का मतलब सिंपली क्या होगा, एक ऐसी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट विद ए पर्टिकुलर पैटर्न। एकदम अगर आसान सी भाषा में बात करें, विद ए पर्टिकुलर पैटर्न, तो विद ए सर्टेन पैटर्न, बेटर वर्ड है, जिसके अंदर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा हो उसको हम एक सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कि असेंबली के अंदर तुम अपने स्कूल्स में अगर खड़े होते हो लाइन में, तो तुम अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में खड़े होते हो, है ना। सबसे आगे सबसे छोटी हाइट का बच्चा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, तो एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर रखी है ना। तो ऐसे ही मान लो हम बुक्स की अरेंजमेंट करें, सबसे नीचे सबसे पतली वाली, फिर उससे मोटी वाली, फिर उससे मोटी वाली, फिर उससे मोटी वाली, तो ये भी क्या हो गई हमारी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट हो गई, है ना। अब मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी और चीज की तो बात करते नहीं, बेसिकली नंबर्स की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स की अरेंजमेंट्स विद ए सर्टेन पैटर्न, ठीक है। नंबर्स की अरेंजमेंट जो सर्टेन पैटर्न में हो, ठीक है। ये तो हो गई एक लेम सी डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम सीक्वेंस को कहते हैं एक फंक्शन। सीक्वेंस जो होता है ना वो हमारा एक फंक्शन होता है एफ। अब फंक्शन है तो इसकी डोमेन रेंज होगी, कहता है इसकी जो डोमेन है वो होती है नेचुरल नंबर्स की, और जो इसकी को डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स। ये एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि ये डेफिनेशन ऐसे क्यों है ना। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एकदम सिंपल सी सीक्वेंस की बात करें, इस दुनिया की सबसे आसान सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे, है ना। ये एक सीक्वेंस है, इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, हम 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंस हो गई। हमें पता है 5 के बाद 6 आएगा, है ना। मान लो मैं तुमको बोलूँ कि 3 9 27 81, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराते हुए जा रहे हैं, तो अगली मेरे को पता है क्या आएगी टर्म, है ना। ऐसे ही कुछ भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे कि 5 9 13 17, ये सब सीक्वेंस है। अब ये पैटर्न जो है इसका फायदा क्या है, जो ये पैटर्न वर्ड है इसका फायदा क्या है। देखो, पैटर्न हमें ना फिर आगे प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर देता है। आगे की सीक्वेंस अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें पता है, जैसे कि 5 के बाद क्या आएगा तुम्हें पता है, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे तुम्हें 81 के बाद पता है क्या आएगा, 243 आएगा। यहाँ पे तुम्हें 17 के बाद पता है क्या आएगा, 21 आएगा, है ना। तो पैटर्न का ये फायदा हो गया कि वो आगे की टर्म्स को क्या कर देता है, प्रिडिक्ट कर देता है ना। अब देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये सीक्वेंस एक फंक्शन ही है ना, और सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये जो ये है, ये तो A1 हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, फिर ये क्या हो गई सेकंड टर्म A2, फिर ये हो गई A3,
ऐसे है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ भाई, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, क्या फंक्शन डिफाइन किया मैंने कहा कि भाई, या ए आई मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ए फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि ए आई मेरा क्या होगा, सिंपली आई हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, ए एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, उसके अंदर क्या आ रहा है कि जो ए आई एथ टर्म आएगी ना वो आई आ रही है। तो अब जब तुम नेचुरल नंबर रखोगे, डोमेन में क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, तो जब 1 रखोगे तो ए वन क्या आएगी 1 आएगी, फिर ए टू रखोगे तो वो क्या आएगी 2 आएगी, फिर ए थ्री रखोगे तो 3 आएगी। तो ये सीक्वेंस बन गई कि नहीं बन गई। तो फंक्शन की फॉर्म में भी सीक्वेंस बन जाती है। इस वाली में अगर मुझे यही फंक्शन डिफाइन करना है सेकंड वाली में, तो मैं क्या करूंगा, ए को मैं क्या डिफाइन करूंगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, मैं बोलूंगा जो मेरा ए आई है वो 3 रेज टू द पावर आई है। तो ए वन निकालोगे तो 3 रेज टू द पावर 1, ए टू निकालोगे तो 3 रेज टू द पावर 2। ऐसे ये फंक्शन की फॉर्म में भी हमारी एक सीक्वेंस डिफाइन हो रही है, ठीक है। अब बात आती है कि सीरीज क्या होती है ना। सीरीज क्या होती है, सीरीज एक्चुअली में एक सम होता है। सीरीज कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, एक सम होता है। अब सम किसका होता है, सम ऑफ ए सीक्वेंस, बस इतनी सी बात है। सीरीज क्या होता है, सम ऑफ ए सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस का अगर हम सम कर दें तो सीरीज बन जाती है। जैसे कि पीछे तुमने जो जो सीक्वेंस लिखी, अगर उन सब का तुम सम कर दोगे तो वो सीरीज बन जाएगी। जैसे कि पहला 1 + 2 + 3 + 4, ये दूसरा 3 + 9 + 27 + 81, ये है ना। तो ये हमारे पास उन्हीं सीक्वेंस की टर्म्स का मैंने सम कर दिया, तो ये मेरी एक सीरीज बन गई, है ना। तो बस इतनी सी बात है सीरीज की। अब हमारे 11वीं के सिलेबस तक कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। देखो सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है, कैसी भी बना लो, किसी में 2 जोड़ दो, किसी में 2 हटा दो, किसी में 2 से गुना करके 3 जोड़ दो, कैसी भी सीक्वेंस बना दो तो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस बनती हैं। पर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होती हैं, मेरे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होती हैं इनिशियल लेवल पे, जो मुझे समझने में आसानी रहती है। सबसे पहली तो होती है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो तुम 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ के आ रखे हो। 11th में डिट्टो सेम टू सेम दोबारा पढ़ना होता है, तो एनसीईआरटी ने उसको रिमूव कर दिया, है ना। फिर उसके बाद होती है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमें पढ़नी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे आती है, जीपी, ये देखनी है। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, वो भी हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बोर्ड्स के सिलेबस तक एचपी भी नहीं आती है, तो हमें तो बेसिकली बस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखनी है हमारे इस बार के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं बनती कैसे। देखो एपी में क्या होता है, एपी में हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एपी के अंदर एक फिक्स नंबर को ले लेते हैं और उसके अंदर फिर एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लो 2 जोड़ना है, तो 3 के अंदर फिर 2 जोड़ दिया, फिर 5 के अंदर 2 जोड़ दिया, फिर 7 के अंदर 2 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज फॉलो हो रही होती है कि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस है ना वो सेम आता है। 7 में से 5 घटाओगे, 9 में से 7 घटाओगे, तो ये सॉरी 7 लिख दिया मैंने, ये डिफरेंस जो आता है ये सेम आता है ना। इस डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस का नाम दिया था। इसको हमने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस का, और ये क्या बन गई थी हमारी, एक एपी बन गई थी। अब सेम चीज कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करा दें ऐसे ही, जैसे मान लो 3 से आगे फिर 2 नंबर से ना मल्टीप्लाई कराओ, ऐड मत करो, मल्टीप्लाई कराओ। 3 में 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, समझ रहे हो। अब ये जो है ना, यहाँ पे क्या चीज सेम हो गई, वहां पे ऐड किया था तो डिफरेंस सेम था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो रेशियो सेम आएगा। देखो 6 का 3 के साथ रेशियो 2 आएगा, 12 का 6 के साथ 2 आएगा, 24 का 12 के साथ 2 आएगा, तो ये रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ पे हम इस वर्ड को, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने डी से डिनोट किया था, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, ये और क्या बन जाएगी, एक जीपी बन जाएगी। ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस आ गई, ठीक है। तो अब हमें जीपी के बारे में सीखना है। जैसे हमने पहले एपी के बारे में सीखा था, वैसे ही अब हम जीपी के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है।
तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट आता है nth टर्म ऑफ ए जीपी का। एक जीपी की nth टर्म के बारे में सीखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें एक जीपी की nth टर्म निकालने से पहले जीपी की जनरल फॉर्म सीखनी पड़ेगी। जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी की जनरल फॉर्म सीखनी पड़ेगी। देखो पहली टर्म मान लो मैंने बोल दी ए है, ठीक है, और फिर उसके बाद मान लो मैंने क्या कह दिया, फिर कॉमन जो फिक्स चीज है वो आर है, उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो दूसरी टर्म क्या आएगी ए आर, फिर तीसरी टर्म क्या आएगी ए आर स्क्वायर, फिर चौथी टर्म क्या आएगी ए आर क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे a1 की बात करूं तो a1 मेरा a है, a2 मेरा ए आर है, a3 मेरा क्या है ए आर स्क्वायर है ना, ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर मैं एक पैटर्न ढूंढूं इसके अंदर, तो a1 में क्या है r रेस टू द पावर 0 है, a2 के अंदर क्या है r रेस टू द पावर 1 है, a3 के अंदर r रेस टू द पावर 2 है। तो अगर मैं ऐसे ही nth टर्म लिखना चाहूंगा, r रेस टू द पावर में क्या आएगा, एक कम आएगा ना, दो में से एक, तीन में से एक कम हो रहा है, दो में से एक कम हो रहा है, तो r रेस टू द पावर में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये मेरी क्या होती है, nth टर्म ऑफ ए जीपी होती है, मेरी जीपी की nth टर्म होती है, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। एक दूसरा कंसेप्ट जो हमारे लिए जरूरी रहेगा वो कि अगर तीन नंबर्स जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, जैसे एपी के अंदर हमने एक कंडीशन निकाली थी, देन अगर ए बी सी हमारा जीपी के अंदर है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका मतलब बी बाई ए जो है वो सी बाई बी के इक्वल होगा। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल होगा। तो अगर तीन नंबर्स जीपी में होंगे तो ये बातें हमारी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ द जीपी विद दिस एंड दिस फाइंड द जीपी। देखो एपी के अंदर हमें पूरी एपी को संभालने के लिए बस दो चीजों की जरूरत पड़ती थी, एक तो ए की और एक डी की। अब जीपी के अंदर मुझे सब कुछ संभालने के लिए भी सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो ए की और एक आर की। वहां पे हम ए और डी निकाल लेते थे तो हमारा सारा काम बन जाता था। यहाँ पे मुझे ए और डी निकालना है, ए और आर निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो देखो फोर्थ टर्म दी हुई है, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ए4 मुझे दिया हुआ है 54, और जो ए नाइन्थ टर्म A9 दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 13122, ये दिया हुआ है। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि A और R कितना आ रहा है। अगर A4 की बात करें तो A4 क्या होगा, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ A9 कितना होगा, ए आर रेस टू द पावर 8 इज इक्वल टू 13122, है ना, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दूं, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करा दूं, तो ए आर रेस टू द पावर 8 को अगर मैं ए आर रेस टू द पावर 3 से डिवाइड करा दूं तो हो जाएगा 13122 ओवर 54। ए से ए तो कट जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आर रेस टू द पावर 5। और इसको अगर हम देखें तो ये कितने पे कैंसिल होगा, शायद ये पूरा सीधा भी कट जाए, पर डिवाइड करा के देखें तो 54 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 2 पे चले जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा 23, हाँ, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये किस पे चले जाएगा 4 पे, तो ये कितना हो जाएगा 216, फिर ये कितना हो जाएगा 16, और फिर ये चले जाएगा 3 पे। देखो पूरा पूरा चला गया 243 पे। और 243 को मैं किसकी पावर लिख सकता हूँ, 5। क्या मैं इसको 3 रेस टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 रेस टू द पावर 5 भी कितना होता है 243। तो अगर दोनों तरफ कंपेयर करें तो आर हमारा आ गया 3, आर मेरा 3 आ गया। एक काम हो गया, आर की वैल्यू पुट कर दो, पुट आर इन 1, पुट आर इन 1। आर को अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू में आर क्यूब, यानी कि 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 2, ए और आर आ गए तो बन गई जीपी। तो जीपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी 2 है और कॉमन रेशियो 3 आया है ना। तो फिर 2 को फिर आगे 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6, फिर 3 से कराओगे तो 18, फिर कराओगे तो 54, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गया पहला सवाल। और देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन जीपी। कह रहा है कि एक एपी सॉरी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार जो होती है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21। तीन लगातार नंबर्स जो एपी के अंदर है उनका सम दिया हुआ है 21। इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाई वन, दूसरे वाले को में से हमने एक कम कर दिया, एंड वाइल द थर्ड इज इंक्रीज बाई वन, थर्ड वाले में हमने वन को ऐड कर दिया, तो जो तीन नंबर्स बन गए अब वो बन गए जीपी के अंदर। तो कह रहा है वो नंबर्स बताओ क्या होंगे। अब जब एपी में हमें नंबर्स का सम देता था तो हम उनको कैसे एज्यूम करते थे, है ना, याद होना चाहिए तुम्हें। हम कहते थे कि लेट द नंबर्स बी, तीन नंबर्स जब एपी में होते थे उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोल देते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही बोल देते थे। अब इनका जो सम है वो मुझे कितना दिया हुआ है, इनका जो सम है वो मुझे दिया हुआ है 21। ए माइनस डी प्लस ए प्लस में ए माइनस डी, ये कितना है 21 है। तो देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3a तुम्हारा 21 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7, a की वैल्यू 7 आ जाएगी। a की वैल्यू 7 अगर रख देंगे तो बेसिकली नंबर्स तो पता लग ही गए तुम्हें, थोड़े थोड़े तो पता लगे, 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दूसरे वाले में से तो एक कम कर दो, सेकंड वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना है तो वो 6 हो जाएगा, और थर्ड वाले में एक जोड़ देना है तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस डी। ये किसके अंदर आ गए, अब ये जीपी के अंदर आ गए, आर इन जीपी, ये किस में आ गए, ये जीपी के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ डी और निकालना है, तो डी कैसे निकल जाएगा, अभी अभी मैंने बताया ना अगर तीन नंबर्स जीपी में होंगे तो क्या कंडीशन फॉलो होगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये वाली कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 56 प्लस का 7d माइनस का 8d और माइनस का डी स्क्वायर, है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 56 माइनस का d और प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको भी उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का d एंड प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, है ना। 36 उधर जाएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा। तो फैक्टर बना पा रहे हैं हम d माइनस 5 एंड d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो d तुम्हारा 5 होगा या d तुम्हारा माइनस का 4 होगा, है ना। तो अब यहाँ पे रख देंगे, जब हम d की वैल्यू क्या लेंगे, d की वैल्यू हम 5 लेंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे d की वैल्यू 5 रख दो तो हो जाएगा 2 7 और 12। अगर मैं d की वैल्यू -4 रख दूंगा, अगर मैं d की वैल्यू -4 रख दूंगा तो ये बन जाएंगे हमारे 11 7 और 3, है ना। तो देखो ये शुरू में एपी के अंदर दिख रहे हैं तुम्हें, और अगर दूसरे वाले में से मैं एक कम कर दूं और इसके अंदर एक जोड़ दूं तो क्या ये जीपी के अंदर चले जाएंगे। दूसरे वाले में से अगर हम एक को कम कर दें तो ये तो बन जाएगा 2 6 और तीसरे वाले में एक जोड़ देंगे तो 13। नहीं यार ये तो नहीं बना, कुछ मिस्टेक कर बैठे हैं, कुछ मिस्टेक कर बैठे हैं हम, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में कुछ गड़बड़ी कर दी है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है, इस वाले में हो रही है। यहाँ पे तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी नहीं हो रही है। 36 इज इक्वल टू, ये देखना पड़ेगा यही मिलेगी 56 प्लस का 7d 56 7d, फिर माइनस डी से कराया तो माइनस का 8d और माइनस का डी स्क्वायर। ये देखो मैंने यहाँ पे प्लस का डी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस का डी स्क्वायर लिख दिया। तो इसको हमें माइनस का डी स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा करना पड़ेगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एटलीस्ट गलती मिल गई। इस 36 को भी उधर ले जाओ तो बन जाएगा माइनस का डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का डी स्क्वायर माइनस का डी और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस 20
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट तो चाहिए कितना, -20, और सम चाहिए +1, तो यानी कि d +5 और d -4 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो d की एक वैल्यू तो आ गई -5 और एक वैल्यू आ गई 4, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था। तो नंबर्स जो होंगे ना वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। अगर d की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -5, अगर d की वैल्यू -5 ले लेंगे तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 12 और 7, और ये कितना हो जाएगा 2, 12, 7 और 2। ठीक है, अब देखो इसमें से एक कम करो, दूसरे वाले में से, और तीसरे वाले में एक जोड़ दो, तो ये आ रहे हैं ना जीपी में 1/2 1/2 1/2, हाफ होता जा रहा है। और अगर मैं d की वैल्यू 4 ले लूँगा तो देखो खुद की वेरिफिकेशन भी हम खुद ही कर सकते हैं, आंसर की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। देखो इसमें से एक कम करोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब ये जीपी के अंदर आ गए, समझ रहे हो। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करेंगे। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी बी 216। एक जीपी है जिसके अंदर तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 216 है। बट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 156, फाइंड द नंबर्स। देखो अब जीपी के अंदर भी जब हम 3 नंबर्स को एज्यूम करते हैं ना, तो एक स्पेशल तरीके से एज्यूम करते हैं। जैसे वहां पे हम डी को खत्म कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम आर को खत्म कर देंगे। तो मैं 3 नंबर्स को कैसे एज्यूम करूंगा, मैं कहूंगा लेट द नंबर्स बी a/r a और ar। ये ऐसे एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब गुना कराओगे तो देखो r से r कट जाएगा। तो जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 216, यानी कि a/r इंटू a इंटू ar, ये दिया हुआ है 216। r से r कट जाएगा, a³ हो जाएगा तुम्हारा 216। तो जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 6। देखो a आ गया ना 6, तो जो मेरे नंबर्स थे वो मेरे क्या आ गए, 6/r, 6 और 6r। तो ऐसे एज्यूम करने का ये फायदा हो गया। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, तो पहले इनका पेयर्स में प्रोडक्ट करा लो। तो पहले दोनों का कराओगे तो 36/r, ठीक है, फिर दूसरे दोनों का कराओगे तो 36r, फिर पहले और तीसरे का कराओगे तो 36, और फिर इनका कर दो सम। ये कितना दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, अब ये तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। r के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 36/r, 36r, इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करा दें, 12 से, तो ये हो जाएगा 3/r प्लस का 3r इज इक्वल टू 10। r से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 + 3r² इज इक्वल टू 10r हो जाएगा। तो हो जाएगा 3r² माइनस का 10r और प्लस का 3। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 9, सम चाहिए -10, माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3r को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r -3, -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा r -3। तो r -3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3r - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 और 1/3, ये दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी r की, है ना। तो जब r की वैल्यू तुम 3 लोगे तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पे 3 रख के देखो तो ये हो जाएंगे 2, 6 और 18। और जब r की वैल्यू हम 1/3 लेंगे, r की वैल्यू जब हम 1/3 लेंगे तो ये बन जाएगा 18, 6 और 2, उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सम ऑफ जीपी, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी की पहली n टर्म्स का सम कैसे करेंगे, पहली n टर्म्स का सम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्वेंस से क्या बना रहे हैं, सीरीज। Sn निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Sn को क्या बोल रहा है, पहली n टर्म्स, कोई भी n टर्म्स नहीं, पहली n टर्म्स, 1 से शुरू करके और nth टर्म तक का सम निकालने की कोशिश कर। ठीक है, तो a1 क्या होगा तुम्हारा a, a2 क्या होगा ar, a3 क्या होगा ar² और an क्या होगा ar⁻n-1, ये होगा Sn। ठीक है,
अब यहां से ना 3 केस अराइज होते हैं। केस 1, अगर तुम्हारा R जो है वो 1 हो जाए, R अगर हमारा 1 ही हो गया, यानी कि कॉमन रेशियो 1 हो गया, तो जो मेरा Sn है वो क्या बन जाएगा? देखो 1 की तो सारी पावर्स 1 ही होती हैं, 1 की तो सारी की सारी पावर्स 1 ही होती हैं। इस केस में जो A है वो कितनी बार ऐड हो गया? इस केस के अंदर जो हमारा A है वो n टाइम्स ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो हो जाएगा Na या An। केस 2 की अगर मैं बात करूं, भाई ये तो सम ऐसे ही हो जाएगा, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा। अगर R जो है कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है, तो अब यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, A इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। नीचे वाले को नेगेटिव नहीं बनने देना, बस ये बात ध्यान रखनी है। केस 3, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, कॉमन रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ आ जाए, तो फिर उस केस में जो हमारा Sn होगा वो क्या हो जाएगा? A इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसमें फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल अमाउंट टू 55/72। कह रहा है इस जीपी की कितनी टर्म्स को मैं जोड़ूं कि मुझे 55/72 मिल जाए, यानी कि Sn दे दिया तुम्हें। सबसे पहले तो इस जीपी का A और D देखो, A और R देखो। A कितना है? 2/9 है ना, और इसका R कितना है? यार ये बीच में माइनस है कि प्लस है? ये अब गड़बड़ हो सकती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये गड़बड़ हो जाए। अगर ये माइनस ही है, माइनस ही लेके चलते हैं एक बार, तो कहीं टाइपिंग एरर ना हो गया हो। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? A2/A1, तो ये 3 पे कैंसिल कर देगा इसको, तो ये कितना आ रहा है? -3/2 आ रहा है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? -3/2 आ रहा है ना। चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर नहीं आई n की वैल्यू तो इसका मतलब ये प्लस होगा फिर। तो Sn हमारा कितना बनना चाहिए? 55/72 बनना चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। क्या? A इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा है ना भाई, माइनस में है, तो 55/72 लेंगे। A और R की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। A की वैल्यू कितनी है? 2/9 है ना। A की वैल्यू कितनी है? 2/9 है। ये हो जाएगा 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? -3/2 रेज टू द पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 माइनस में -3/2, 55/72। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2/9, 1 माइनस में 3/2 रेज टू द पावर n अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 5/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 55/72, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा। क्या करें, इसको पलट दें, तो ये 2 इंटू में 2 अपॉन में 9 इंटू में 5, ये हो जाएगा 1 माइनस में 3/2 की पावर n इज इक्वल टू 55/72। तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72। चलो कुछ नहीं, फिर अब इन सबको उठा के उधर ले जाओ। इन सबको जब उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस में -3/2 रेज टू द पावर n, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 55/8 मल्टीप्लाई में 5/4 आ जाएगा। लग तो रहा है मुझे अजीब सा ही यार थोड़ा सा, है ना, बट देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 55 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 जा 25, 2 और 5 5 जा 25, तो 275 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 32, है ना। इसको इधर लेके जाएंगे ना, नहीं बनेगी बात। देखते हैं, मे भी बन जाए मे भी, लग तो रहा है बन जाएगी, देखते हैं, लेट अस। अब तो मेरे को उम्मीद लगी थोड़ी सी। तो -3/2 की पावर जो n है वो हो जाएगी 1 माइनस 275/32, माइनस ही था इसका। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 243/32। बन गई ना बात, देखो। तो -3/2 की मैं कितनी पावर करूं? -3/2 की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे ये मिल जाए? तो 5 पावर कर देंगे, है ना।
5 पावर कर देंगे और जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये था सवाल, यानी कि पांच टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अगला देखो, ये वाला सवाल देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी तो नहीं है ये, इस सीरीज का n टर्म्स का सम पूछ रहा है। ये काफी मशहूर सवाल है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ये अभी तो जीपी दिख नहीं रही है, n टर्म्स का ही सम करना है, 10-12 टर्म्स का नहीं, n को n ही रखना है। तो कैसे करेंगे देखो, ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें 4-4-4 भी हो सकता है, 6-6-6 भी हो सकता है, 8-8-8 भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा सिंपल वाला है 1-1-1 है, तो अगर 4-4-4 होता तो 4 कॉमन ले लेते, 6-6-6 होता तो 6 कॉमन ले लेते, फिर यही बन जाता। तो अब इसको कैसे करना है देखो, सबसे पहला काम करो 9 से मल्टीप्लाई करा दो इसको और 9 से डिवाइड करा दो, ताकि हम एक जीपी बना पाए। तो जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा, ये n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10-1, ये जो 99 है इसको मैं 100-1, जो 999 है इसको मैं 1000-1, और ऐसे करते करते ये n टर्म्स तक चलेगा सिस्टम, है ना। अब देखो 10 वालों को तो अलग कर लो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो लास्ट कितनी आएगी 10 की पावर n आएगी ना, क्योंकि n टर्म्स हैं। पहली टर्म में 10⁻⁴, दूसरी टर्म में 10⁻², तीसरी में 10⁻3, ऐसे। और 1 कितनी बार ऐड हो रहा है देखो, 1 जो है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो वो हो जाएगा माइनस में n। देखो अब ये जीपी बन गई कि नहीं बन गई, यहाँ पे अब जीपी का सम लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है 10 है, तो 10⁻n-1/10 हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा n। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो ज्यादा करो तो 1/9, इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में तो आ जाएगा 9, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो 10⁻n+1, माइनस का 10 और माइनस का 9n, 9 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/81, 10⁻n+1 माइनस का 9n और माइनस का 10, ये हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे। अब बात बढ़ाते हैं हमारी ज्योमेट्रिक मीन पे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मीन, पहली बात तो होता क्या है, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक मीन वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि दो नंबर्स के बीच का एक ऐसा नंबर, दो नंबर्स के बीच का एक ऐसा नंबर, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, जो इन तीनों को जीपी में कन्वर्ट कर दे, जो इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर दे, जीपी में। तो ऐसे जी नंबर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी इज द GM of A and B if AGB is GP। अगर ये किस में आ जाए, ये एक GP फॉर्म कर दे, तो हम कहेंगे जो G है ना वो हमारा GM हो जाएगा A और B का। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूँ G/A इज इक्वल टू B/G, है ना। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि G² जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, AB हो गया। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि G जो है ना वो मेरा √AB हो गया, या फिर -√AB हो गया। अब बात ये आती है कि भाई सर √AB लेंगे कि -√AB लेंगे। देखो दो नंबर्स के बीच का हमें GM लेना है ना। तो अगर तुम A और B ले रहे हो, अब मान लो तुमने नंबर्स ले लिए -4 और -16, अब इनका जब GM निकालने जाओगे तो ये इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, G² आएगा 64। अब G कितना आएगा तुम्हारा, यहां से तुम 8 लिख दोगे, अगर 8 लिख देंगे तो वो इनके बीच में नहीं मिलेगा ना, -4 और -16 के बीच में। तो यहाँ पे फिर हम -8 लेंगे, और अगर ये प्लस का 4 और प्लस का 16 होता, अब अगर तुमने यहाँ से -8 ले लिया तो वो इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, उस केस में फिर हम प्लस का 8 लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का √AB या माइनस का √AB जो हमें लेना है वो अकॉर्डिंगली कैसे लेना है, जब हमारा A और B का साइन देखना है। अगर A और B पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, A और B नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये तो हो गई एक GM की बात। अब हमें क्या करना है, हमें GM को हमें जो GM है ना
उसमें एक जीएम नहीं इंसर्ट करने, हमें मोर देन 1 जीएम्स इंसर्ट करने हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि इंसर्टिंग n जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मुझे n जीएम्स इंसर्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए फाइंड आउट किया, वैसे ही मुझे n करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो मान लो एक नंबर ए है, फिर मैंने n जीएम्स इंसर्ट कर दिए, G1 G2 G3 Gn और B, मैंने क्या कर दिए n जीएम्स इंसर्ट कर दिए। अब ये क्या बन गई तुम्हारी एक, ये तुम्हारी एक जीपी बन गई, ये तुम्हारी क्या बन गई, एक जीपी बन गई, है ना। अगर ये तुम्हारी एक जीपी बन गई है तो इसका मतलब अगर G1 को देखें तो G1 क्या तुम्हारी दूसरी टर्म नहीं है ए जीपी की, G2 क्या है तुम्हारा जो दूसरा मीन है वो तीसरी टर्म नहीं है जीपी की, G3 तुम्हारा क्या है चौथी टर्म नहीं है जीपी की। तो ये टर्म्स ही तो हैं जीपी की, एक तरीके से हमें जीपी की टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। और जीपी के टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो ए की और एक आर की। ए तो उसने खुद दिया ही हुआ है मुझे, ए तो दे ही दिया, आर और निकालना है बस। मैं अगर किसी तरह आर निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो अब आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूज किसका करेंगे, बी का यूज करेंगे। बी कौन से नंबर पे है इस जीपी के अंदर, बी जो है इस जीपी के अंदर कौन से नंबर पे, देखो ये एक टर्म हो गई, फिर n हो गई जीएम, तो n+1 टर्म्स तो ये हो गई। तो बी कौन से नंबर पे हुआ, n+2th टर्म पे हुआ, तो यानी कि an+2 बी दिया हुआ है। अगर मैं an+2 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ARn+1 बी हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि r⁻n+1 कितना हो जाएगा, b/a। तो अगर मैं यहाँ से r को फाइंड आउट करूंगा तो हो जाएगा b/a⁻n+1। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है कॉमन रेशियो निकालने के लिए। जैसे ही कॉमन रेशियो आ जाएगा ये सीधा लगाना है तुम्हें, b/a⁻n+1। 5 मीन डाले हैं तो 1/6, 6 मीन डाले हैं तो 1/7। मीन का है ये, n जो है ये क्या है, ये मीन, जितने मीन इंसर्ट किए उसका है। तो ऐसे करने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, पहला जीएम निकालना है, G1। तो पहला जीएम क्या होगा, दूसरी टर्म होगी एपी की, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, AR सिंपली। G2 क्या होगी तुम्हारी तीसरी टर्म होगी जीपी की, उसको मैं क्या लिख दूंगा, AR²। ठीक है, तीसरी टर्म ऐसे करते करते Gn तुम्हारा क्या होगा, nth जीएम क्या होगा, AR⁻n हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग काम और करते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स और फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स, ये जो जीएम्स है ना इनका प्रोडक्ट और फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, G1 G2 ऐसे करते करते Gn का ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये कैसे करते हैं, अगर G1 देखूं तो क्या होगा A, G2 क्या देखूं AR, G3 क्या होगा AR², ऐसे करते करते Gn क्या होगा AR⁻n-1। इसको सिंप्लीफाई करो, A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा है, A हमारा n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है, और R⁻ देखो सारी पावर्स ऐड हो रही हैं, बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अब ये एक सीक्वेंस बन गई, पहली n-1 टर्म्स का सम आ गया, पहली n-1 टर्म्स का सम क्या होगा, n-1 इंटू n-1 + 1/2। भाई 1 से लेके 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते n टर्म्स का सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2। तो यहाँ पे हमारा n की जगह पे कौन है, n-1 है, तो n-1 लिख दिया मैंने। तो ये 1 से 1 कट गया, तो हो जाएगा a⁻n r⁻n इंटू n-1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब r तुमने फाइंड आउट किया हुआ है, एक सेकंड, सॉरी, देखो कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हमने जीपी की जनरल टर्म्स लिख दी जल्दबाजी में, मैंने जीएम लिखने थे। तो G1 क्या होगा, AR होगा, AR⁻1 होगा, G2 क्या होगा, AR² होगा, और Gn क्या होगा, AR⁻n होगा। अभी यही तो बता रहा था मैं, AR² AR⁻n, है ना। तो यहाँ पे A तो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये ठीक है, पर ये जो पावर्स है ना ये n तक जाएंगी, 1 से चालू होके n तक जाएंगी, तो ये सम n-1 वाला नहीं बनेगा, सिंपल वो ही वाला बन जाएगा। तो n वाला जो सम है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n + 1/2 ही हो जाएगा। तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें तो बस क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है लास्ट में। आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी, आर की वैल्यू क्या निकाली थी, p बाई ए रेज टू द पावर 1/n+1, कॉमन रेशियो निकाला था ना अभी आर, और इस पूरे की पावर कितनी है, n इंटू n+1/2 है, तो n+1 से n+1 तो कैंसिल कर जाएगा तुम्हारा, तो जो प्रोडक्ट p है वो कितना हो जाएगा, a रेज टू द पावर n और b बाई ए रेज टू द पावर n/2 हो जाएगी। ये a रेज टू द पावर जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी a वाली में से, a रेज टू द पावर n/2, b रेज टू द पावर n/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए बी की पावर n, ये लिख सकते हैं, या इससे पहले एक स्टेप और लिख लो, ए बी की पावर n/2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, रूट ए बी की पावर n, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, रूट ए बी क्या होता है तुम्हारा, रूट ए बी क्या है, रूट ए बी जो है ना मेरा वो क्या है, जीएम बिटवीन ए एंड बी है, जीएम बिटवीन ए एंड बी है, ए एंड बी है, और इस पूरे की पावर तुम्हें कितनी कर देनी है, n कर देनी, ये मेरे एन जीएम्स का प्रोडक्ट आएगा, जो भी एन जीएम्स है उनका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हें समझ आएगा, इंसर्ट 5 जीएम्स बिटवीन 1/3 एंड 9, 1/3 और 9 के बीच में 5 जीएम्स इंसर्ट करने हैं तुम्हें, पहले तो यही काम करते हैं, 1/3 के बीच में G1, G2, G3, G4, G5 और 9, ये करना है। तो ये काम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, क्या था, p बाई ए रेज टू द पावर 1/n+1, p की वैल्यू कितनी है, 9 है, p की वैल्यू कितनी है, 9 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1/3, और इसकी पावर n+1, n कितना है, 5 है, तो 1/6 हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 रेज टू द पावर 1/6, 27 को हम 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 1/2, यानी कि √3 आ गया कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आ गया √3। अब काम खत्म हो गया, तो G1 जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, A1, A2, G1 क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म हो जाएगी, A2 क्या होता है, AR, A की वैल्यू कितनी है, 1/3, R की वैल्यू है √3, तो G1 तो आ गया √3, G2 क्या आ गया तुम्हारा, AR², यानी कि 1/3 इंटू में √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आगे इनको मल्टीप्लाई कराते जाओ √3 से, G3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक बार और √3 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो 3√3 हो जाएगा। G4 क्या हो जाएगा, इसको एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू में √3, 3, 9 हो जाएगा, एक बार और √3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए पांचों में, आगे देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज द 5th पावर ऑफ द जीएम बिटवीन 1/3 एंड 9, कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ जो इनका प्रोडक्ट होगा ना सबका, वो जीएम 1/3 और 9 के बीच का जो जीएम होगा ना उसकी 5th पावर होगा, ये कह रहा है, ठीक है, वेरीफाई करना है। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट होता है रूट ए बी की पावर n होता है, यही देखा ना हमने पीछे, तो रूट ए बी निकालो, रूट ए बी कितना आएगा, रूट ए बी यानी कि 1/3 इंटू में 9 और इसकी पावर n यानी कि 5, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आ रहा है, √3 की पावर 5 आ रहा है। वैसे तो प्रोडक्ट ये आना चाहिए, हमने अभी फॉर्मूले से देखा, पर अगर मैं जीएम देखूं, जीएम बिटवीन ए एंड बी, जीएम बिटवीन 3 एंड 1/9, यही लिख दो, इन दोनों के बीच का जीएम कितना आएगा, √3 इंटू 1/9, 1/9 था क्या, 1/3 था, 1/3 एंड 9, जीएम बिटवीन 1/3 एंड 9 वो कितना आएगा, √1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये हो जाएगा √3, ये जीएम हो गया। तो देखो इसकी पावर अगर मैं 5 कर दूंगा, इसकी पावर अगर मैं √3 की पावर अगर मैं 5 कर दूंगा, तो वो क्या आ रहा है, वो तुम्हारा ये प्रोडक्ट ही आ रहा है, ये भी इतना ही आया था, ये भी इतना ही आ रहा है, यही वेरिफिकेशन वो करा रहा था, ठीक है। तो ये इंसर्ट ऐसे करने हैं हमें जीएम्स को। एक क्वेश्चन और देखते हैं जीएम का, क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है कि G इज द जीएम बिटवीन A एंड B, शो दैट, कह रहा है अगर G
दो नंबर्स के बीच का जीएम है तो ये शो करना है, ठीक है, करते हैं। तो देखो अगर जी दोनों के बीच का जीएम है, इफ जी इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी, अगर जी तुम्हारा ए और बी के बीच का जीएम है यानी कि जी स्क्वायर तुम्हारा क्या है, ए बी है, ये मुझे दिया हुआ है। तो हम एल एच एस को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, देखते हैं उससे आर एच एस आती है कि नहीं आती है। तो 1/g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी जी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ए को कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा, और यहाँ से अगर मैं बी को कॉमन निकाल लूँ तो ये ए माइनस बी बन जाएगा, है ना। अब क्या करें, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी b माइनस ए हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, ताकि ये हमारा b माइनस ए क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ये b माइनस ए मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ अंदर क्या बन गया, देखो 1/a माइनस 1/b। अब अंदर वाले का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, सॉरी, अगर अंदर वाले का मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, ए बी, यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा a, तो b माइनस ए आ गया। तो b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, ये कितना बन गया तुम्हारा 1/ab। अच्छा ए बी कितना है, ए बी हमारा जी स्क्वायर है, तो ए बी की जगह वापस से मैं क्या रख देता हूँ, जी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगी तुम्हारी, यही तो है आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। समझ रहे हो, तो ये हमारा प्रूव भी हो गया है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट था। अब हमारे पास एक लास्ट चीज आती है, इनफाइनाइट जीपी। शायद ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ना, शायद ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। इनफाइनाइट जीपी का मतलब बस इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं हो रही। अभी तक हमने जो जीपी देखी थी वो खत्म होने वाली थी, अब ये इनफाइनाइट जीपी जो कभी नहीं खत्म होगी, ए आर स्क्वायर ऐसे चलती जाएगी हमेशा, nth टर्म नहीं, आगे इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। इसको हम इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। तो इस इनफाइनाइट जीपी का हम क्या करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं, एस इन्फिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ तुम, हमने एस एन निकाला था ये a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1/r-1, है ना। अब यहाँ पे भी वही 3 केस बनेंगे, उसको लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान रखना। केस 1, अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो s इन्फिनिटी क्या बनेगा, a जो है ना वो तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम्स जुड़ जाएगा, a जो है वो तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम्स जुड़ जाएगा, तो इनफाइनाइट ही आएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इससे मेरे को कोई खास मतलब नहीं है। केस 2, अगर मैं r की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेता हूं तो देखो ये नंबर बड़ा होता जाएगा ना। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली, जैसे 3, 6, 12, ये बड़ा होता जा रहा है। और जब इन सारे नंबर्स को तुम जोड़ोगे, एस इन्फिनिटी, यहाँ पे एस इन्फिनिटी भी मैं लिख देता हूँ कहीं पे, एस इन्फिनिटी हम क्या बोल रहे हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर, ये चलता जा रहा है ना। जब ऐसी ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ोगे तो सम बड़ा होता जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा वहां पे उस वाले में। तो यहाँ पे भी जो हमारा एस इन्फिनिटी है ना वो इनफाइनाइट आता है, मुझे इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा मुझसे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी बेकार हो गया। फिर केस 3, जब हमारा r जो है ना वो 1 से छोटा होगा, कॉमन रेशियो मेरा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, उस केस में हमारी बात बनेगी। क्योंकि जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो जो सीरीज है वो छोटी होती जाएगी, टर्म्स जो है ना वो कम होती जाएंगी। जैसे 3 को 1/2 से कराओगे तो 3/2, फिर 3/4, फिर 3/8, तो ये छोटा होता जा रहा है ना। और हमने इस केस में सम क्या देखा था, 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। अब जब देखो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब n हमारा इन्फिनिटी के पास जाएगा और r हमारा 1 से छोटा है ना, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और r हमारा 1 से छोटा है, तो ये 0 के आसपास चला जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो मेरा s इन्फिनिटी है वो मेरा सिंपली क्या बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर।
तो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो सम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और यही केस वो हमसे पूछता है, हमसे वो यही केस पूछेगा, बस ये दोनों केस वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है कि एस इन्फिनिटी क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। जैसे कि देखो इस पे भी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं हम जाते जाते। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी की पहली टर्म निकालनी है, ए निकालना है, जिसकी सेकंड टर्म दी हुई है a2 दिया हुआ है तुम्हें, और सम टू द इंफिनिटी इज 8, इंफिनिटी का जो सम है वो 8 दिया हुआ है, यानी कि एस इंफिनिटी 8 दिया हुआ है तुम्हें, ये 8 दिया हुआ है। a2 का मतलब क्या है, a2 का मतलब ए आर तुम्हें 2 दिया हुआ है, एस इंफिनिटी का क्या मतलब है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें a और किसकी a की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल लूं, यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी, 2/a, इस r की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2/a इज इक्वल टू में 8। तो ऊपर तो हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8a और माइनस का 16, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 8a और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, a माइनस 4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ गई। बस इतना सा सवाल था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, x ये दिया हुआ है, देखो x क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एक इनफाइनाइट जीपी है, चलती जा रही है, a स्क्वायर a क्यूब, ऐसे y भी एक इनफाइनाइट जीपी है, 1b स्क्वायर b क्यूब इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि प्रूव करो 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सारा ये चीज आएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, x क्या चीज है। देखो x हमारी एक इनफाइनाइट जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो कितना है, a है, यही है। तो ये x क्या बनेगा हमारा, a अपॉन 1 माइनस आर, यही बनेगा। सिमिलरली y क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 है और कॉमन रेशियो इसका b है, तो y क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस b। अब जो ये दिया हुआ है हमें 1, इसका LHS उठाते हैं, पहले जो हमें प्रूव करना है उसका LHS उठाओ, ये चीज प्रूव करनी है, इसका LHS क्या आएगा, 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, ए बी है, तो ये 1 माइनस ए बी। ये खुद भी तो एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है ना, खुद भी एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो ए बी है, तो ये तो इसकी LHS बन गई बस। तो मुझे शो करना है इसकी RHS भी यही आएगी। RHS क्या दी हुई है, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस 1, और x और y की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, ये यहाँ रख दो। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए इंटू वाई की जगह क्या रख दो, 1 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन में x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी अपॉन में यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस ए इंटू में 1 माइनस बी। तो यहाँ क्या बन जाएगा अपना 1 माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, और माइनस में 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल कर जाएगी पूरी की पूरी, है ना, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी क्या कर गई, कैंसिल। इसका मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे कर लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का a माइनस का b, माइनस में इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 1 माइनस b, 1 माइनस b माइनस का a और प्लस का ए बी, माइनस का a और प्लस का ये हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 1 अपॉन 2 माइनस ए माइनस बी माइनस का 1 प्लस का b प्लस का a और माइनस का ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ कट पिट रहा होगा, a से a कट गया, b से b कट गया, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और माइनस का ए बी,
देखो यही हमारी LHS थी, यही हमारी LHS थी। क्लियर हो गई बात, खत्म बस। तो यही हमारी GP थी, और मेरे को उम्मीद है कि अच्छे से जो GP के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इस वन शॉट वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।